प्रिय छात्रों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि बीच में मैं 10th क्लास प्री बोर्ड का पेपर या अनसोल्ड में व्यस्त था। अब मैं दोबारा जो आपका मैथमेटिक्स है 10th क्लास का, जहां हमने छोड़ा था, शायद हम लोगों ने समांतर श्रेणी तक करा दिया था। अब इसके बाद है आपका चैप्टर अगला 6 जो है, जिसका नाम शायद त्रिभुज है। अब हम आज आपको त्रिभुज स्टार्ट कर रहे हैं। ये त्रिभुज किसे कहते हैं, पहले तो सवाल ही शुरू करते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लें आप। देखिए, TRINGLE ट्रायंगल यानी त्रिभुज। देखिए बेटा, त्रिभुज होता क्या है, पहले आप ये समझ। त्रिभुज का मतलब होता है कि तीन रेखा खंडों से घिरी आकृति। तीन रेखा खंडों से घिरी आकृति का नाम त्रिभुज होता है। इसमें तीन शीर्ष होते हैं, इन्हें हम शीर्ष कहते हैं। और इसमें तीन ही कोण होते हैं, यानी एक कोण ये है, एक कोण ये है, ये कोण ये, तो तीन इसमें शीर्ष होते हैं और तीन ही इसमें कोण होते हैं। तीनों कोणों का मान 100 अंतः कोणों का मान 180 अंश होता है। इसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कितना होता है? 180 अंश होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे जो चैप्टर है, वैसे तो त्रिभुज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उस टॉपिक को ना लेकर आज हम आपको सिलेबस से संबंधित और वो सारे सम कराएंगे जो पेपर में आ सकते हैं या पुराने आए हुए हैं, या मेरी दृष्टि से वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम बात करेंगे पहले तो समरूप और सर्वांग सम की। देखिए समरूप क्या होता है, पहले बात करते हैं हम समरूप की। देखिए समरूप किसे कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा, जब आप बचपन में रहे होंगे, जैसे उम्र आपकी 10 साल होगी, आज मान ली 20 साल है, तो 10 साल का फोटो अगर आपको दिखाया जाए तो आप कहेंगे ये मैं ही हूं। लेकिन फर्क क्या है कि मेरे अंग बढ़ गए, मेरे हाथ का साइज बढ़ गया, सिर का साइज बढ़ गया, पैर का साइज बढ़ गया है, यानी आप पहले के समरूप हैं। यानी आपका रूप एक ही जैसा है, लेकिन आकार उतना नहीं। तो समरूपता का मतलब ये होता है कि किसी चीज का आकार डिफरेंट होता है, लेकिन उसकी शकल, उसका रूप जो होता है वो सेम होता है, उसे हम सिमिलर कहते हैं। ठीक, जैसे मैं आपसे एक बात शुरू करूं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ये है, माना ये त्रिभुज ABC है। आप लोग जानते हैं, अगर ये कोण मान लीजिए 50 है, ये आपका 60 है और ये आपका 70 है। यह थोड़ा सा बड़ा त्रिभुज है, माना ये P है, ये Q है, ये R है। अगर ये कोण मान लीजिए 50, अब त्रिभुज छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं होता है, त्रिभुज के कोणों का मान 180 अंश ही होता है। तो आप देख रहे हैं जो ये, अब समरूपता की खासियत क्या होती है कि जो उसके कोण होते हैं, समरूपता दो तरीके से हो सकती है कि उसके कोण तो बराबर होते हैं, परंतु उसकी भुजाएं जो हैं वो अनुपाती होती हैं या समान अनुपाती होती हैं। इसका मतलब जैसे ये भुजा 2 है तो कोण तो बराबर रहेंगे। अगर 2 है, अब ये 4 हो गई, ये 3 है तो ये 6 हो गई, और ये मान लीजिए आपकी 4 है तो फिर ये 6 हो गई, यानी कि 1.5 गुनी हो रही है या 2 गुनी हो रही है। तो भुजाएं तो अनुपात में बराबर होती हैं, लेकिन कोण आपस में बराबर होते। इसे हम क्या कहते हैं? समरूपता। ठीक, अब समरूप का एक सिंबल होता है, जैसे यहाँ लिखना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये त्रिभुज इसके समरूप है, सिमिलर है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए, जैसे आपने यहां से शुरुआत की है तो यहां भी आपको यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। यदि आप इसकी यहां से शुरुआत और यहां से QRP करते हैं तो फिर ये समरूप त्रिभुज नहीं रहेगा। तो त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो चाहे पंचभुज हो, समरूप की खासियत होती, कोण तो बराबर होते हैं परंतु उनकी भुजाएं समान अनुपाती होती हैं, यानी रेशियो उनका बराबर होता है। तो ये बात, शायद ये इसका सिंबल होता है सिमिलर लिखने का। ठीक, दूसरी हम आपसे बात करेंगे, तो आप शायद इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो आपको मैं शायद समझ में आ गई और शायद हो भी गई है। एक बात होती सर्वांग सम, एक समरूप, दूसरी सर्वांग सम। अब सर्वांग सम क्या होता है? एक वर्ड यहां लिखते हैं हम, सर्वांग सम। सर्वांग सम, देखिए सर्वांग समता किसे कहते हैं, इस विषय पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप है, आपका फोटो
जब आप 10 साल के थे, अब 20 साल के तो आपका फोटो है, तो लेकिन वो उसकी शक्ल समान है लेकिन आकार बराबर नहीं। फिर सर्वांग समता क्या है? तो ये क्या है? सिमिलर यानी समरूप। सर्वांग समता क्या है? सर्वांग समता ये कहती है अगर आपका एक फोटो लिया जाए और विद इन सेकेंड फिर दूसरा फोटो ले लिया जाए, यानी बिल्कुल सेम, यानी शक्ल भी सेम है और आकार भी सेम है, तो आप कह सकते हैं कि वो सर्वांग सम है। और सर्वांग सम के 3 तरीके होते हैं, या तो तीनों भुजाएं बराबर हों, या फिर 2 कोण एक भुजा बराबर हो, या फिर 2 कोण और एक भुजा बराबर। यानी या तो 3 भुजाएं बराबर हो, तो या 2 भुजाएं एक कोण बराबर हो, या एक भुजा 2 कोण बराबर हो। इस प्रकार से त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं, लेकिन इसका यूज इसमें कम है। और तो मैं समझता हूँ आपको सर्वांग सम समझ में आ गया होगा। इसका अगर आपको चिन्ह लिखना होता, अगर मान लीजिए एक त्रिभुज यहाँ पर है ABC, यहाँ पर मान लीजिए P को इतना ही बड़ा, इतना ही कोण, यही बिल्कुल साइज है, माना ये PQR है। अगर ये बिल्कुल इक्वल है, बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC ये समरूप है, और यहाँ डबल लाइन लगा के इसका मतलब है त्रिभुज कैसा है? सर्वांग सम है, यानी बराबर भी है और शकल भी सेम है, आकार भी बराबर है, तो ये सर्वांग सम। सर्वांग सम 3 प्रकार की होती है, SSS यानी साइड साइड साइड, या साइड एंगल साइड यानी भुजा एंगल भुजा, या फिर होती है एंगल साइड एंगल। 3 प्रकार की सर्वांग समता पाई जाती है। तो मैं समझता हूँ मोटी मोटी बात पे आ जाते हैं। समरूपता का मतलब होता है कि शकल एक जैसी हो लेकिन आकार बराबर ना हो, तो समरूप है। सर्वांग सम का मतलब होता है शकल भी सेम हो, आकार भी बराबर हो। समरूप की खासियत आप कह सकते हैं कि कोण बराबर होते हैं, भुजाएं अनुपात में बराबर होती हैं। एक भुजा 2 है, फिर अब वो 4 हो गई है, तो 3 वाली 6 हो गई होगी। और अगर मान लीजिए कोई 4 है, तो वो फिर जैसे दोगुनी हो रही तो दोगुनी हो जाएगी, और 3 गुनी है तो 3 गुनी भुजाएं हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं भुजाएं अनुपात में बराबर हो। सर्वांग समता में क्या होता? कोण बराबर है, साइडें बराबर हुई। लेकिन 3 प्रकार से आप शो कर सकते हैं कि साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, और एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बुक के विषय में थोड़ा सा, ये आपकी बुक है NCERT की, तो इसमें दिया है एक्सरसाइज है 6.1, आपको दिया है कि सभी वृत्त होते हैं सर्वांग सम या समरूप। तो कैसे होते हैं समरूप? अरे भैया समरूप होते हैं। एक वृत्त ये बना दीजिए, एक थोड़ा बड़ा कर दीजिए, तो उसकी शक्ल तो सेम है लेकिन आकार अलग है, इसका मतलब समरूप इसमें ऑप्शन ठीक है। इसके बाद अगला है सभी वर्ग होते हैं। वर्ग सभी कैसे होते हैं? यानी समरूप ही होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होंगे, कौन से? समद्विबाहु या समबाहु? तो समबाहु, क्योंकि उनके सब कोण बराबर होते हैं। भुजाओं की संख्या समान हो तो 2 बहुभुज होते हैं, उनके संगत कोण समान होते हैं। और यानी कोई समरूप त्रिभुज हैं तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। और भुजाएं कैसी होती? समानुपाती होती हैं। तो इसमें पहले में बराबर आएगा, दूसरे में समानुपाती आएगा। अगले दूसरा सवाल कह रहा है कि समरूप आकृतियां और 2 आकृतियां बताइए समरूप हैं और समरूप नहीं है। तो समरूप आकृतियां हम ये बना सकते हैं, और जो विषम रूप बनाना है तो एक त्रिभुज बना दीजिए और एक वृत्त बना दीजिए, तो ये आपकी आकृतियां समरूप नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है समरूप है नहीं है। तो आप देख रहे हैं एक साइड आपका क्या है, ये इसमें प्रत्येक कोण 90 है, सेकंड वाले में, पहले वाले में ऐसा नहीं है। ये समचतुर्भुज है, ये वर्ग है, तो ये समरूप नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थ्योरम होती है BPT से हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या हिंदी में इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसके कई नाम होते हैं, तो फिर उसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए हम इस थ्योरम को थोड़ा सा प्रूफ कराने का प्रयास करते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, अगर ये आई तो लॉन्ग इसी का क्वेश्चन आएगा। और दूसरा ये है, लॉन्ग आने की बात छोड़िए, लॉन्ग तो आएगा ही आएगा, साथ साथ में इस पर न्यूमेरिकल बहुत आता है। और ऐसा नहीं कि आपके एग्ज़ाम में जो 10th क्लास का एग्ज़ाम उसमें आएगा, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इससे संबंधित न्यूमेरिकल आता है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो यहाँ तक चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं
हाँ, तो प्रिय छात्रों, मैंने बताया कि थेल्स थ्योरम या इसको बीपीटी कहते हैं, बेसिक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसको इस प्रकार से थॉर्टिकल के पहले कभी फिल्में हुआ करती थी, अब तो फिल्में नाम की रह गई हैं। इसमें दिया किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो दो भुजाओं को बिंदुओं पर प्रक्षेद करे, यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर दो अन्य भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेद करने वाली रेखा खींची जाती है, तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ऐसा आप प्रूफ कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर बात समझ में आ जाए, और मैं समझता हूँ समझ में आनी भी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से शुरू करते हैं। पहले यहाँ हम एक त्रिभुज बनाते हैं। सवाल ने कहा है कि एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाए, माना ये खींची। वैसे तो इसे आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना ही रहने दीजिए। ए बी सी, इसे डी ले लीजिए, और इसे आप ए बी सी डी ई, ये ले लिया। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है। क्या दिया है बेटा, जरा मुझे बता दीजिए। वैसे अब नहीं आता क्वेश्चन में, अधिकतर ये नहीं देते, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको पता होना चाहिए, बढ़िया करके आना भी चाहिए। एक ही थ्योरम है, इसको जरा ध्यान से लिख लें। तो दिया क्या है कि एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज ए बी सी में डी ई, ये चिन्ह समांतर का, डी समांतर है बी सी के, ये आपको दिया है। त्रिभुज ए बी सी डी ई समांतर बी सी के। चलिए लिख लीजिए। अब आप लिख लीजिए सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है, इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं कि अगर ये लाइन इसके समांतर खींची जा रही है, तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये बराबर है। यानी सिद्ध करना है आपको ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब लेते हैं हम रचना। क्या लेते हैं बेटा? वैसे अधिकतर किताबों में ये चीज नहीं दी जाती है। किताबों में इन चीजों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, क्योंकि एक्चुअल है ही नहीं किताबें में। अब किताब जैसे आप देख रहे हैं, इस किताब में उपपत्ति जो है या फिर रचना है, ये अधिकतर बहुत कम ये लोग लिखते हैं। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको ये बात पूर्णतः समझ में आ जाए, तो फिर मुझे ये अच्छा लगेगा। ठीक है, डायग्राम तो शायद समझ में आ ही गया होगा। तो अब थोड़ा सा देखते हैं इसमें। चलिए, इसमें एक रेगुलर तरीके से नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो यहां से ग्राफ लंब डालें ऐसे करके। एक लंब है ए बी सी डी ई एफ, और एक लंब यहाँ डाल लें, माना जी है। इसको इससे मिला दें और इसको इससे मिला दें। ठीक है, तो यह लिखिए रचना। ई एफ लंब है ए डी पर, रचना कर रहे हैं। कम लिखिए थोड़ा। डी जी पर, ये उल्टी टी का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर है इस पर ए, तथा बी बा ई और डी बा सी को मिलाया। क्या किया हमने? इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। यहां तक आपको समझ में आया। अब चलते हैं उपपत्ति पर। उपपत्ति, ये उपपत्ति क्या है, इस विषय पे हम आपसे चर्चा लेते हैं। ये बात समझ में आई कि त्रिभुज में ये इसके समांतर है, ये दिया है, ये लाना है, ये अपॉन ये बराबर होता है। हमने रचना की है, ये इस पे परपेंडिकुलर, इस पे परपेंडिकुलर, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया। उपपत्ति पे चलते हैं। देखें, पहले इस त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार ले लिए है डी, और ऊंचाई इसकी यहाँ कितनी है, ई और एफ। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, दूसरी बात शुरू करें। यहाँ त्रिभुज इसका ले ले, त्रिभुज बी बी डी ई का क्षेत्रफल, ई का, क्योंकि क्षेत्रफल की खासियत होती है 1/2 आधार। आधार कौन सा? ये हो जाएगा बी डी, और ऊंचाई इसकी कितनी थी? कोई भी त्रिभुज सही, अगर मान लीजिए वो इस प्रकार से है, ऐसे, अगर आधार ये ले रहे तो ऊंचाई इसकी ये लेनी पड़ेगी। अगर आप आधार ये ले रहे तो ऊंचाई ये लेनी पड़ेगी। अगर आधार ये ले रहे तो ऊंचाई इसकी वर्टिकल हाइट होती है,
हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, वर्टिकल हाइट होती है, यानी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो इसका ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, ई एफ ही होगा, यानी लंबी इसका ई होगा। अब हम इसको जरा डिवाइड करा दें, एडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 ई डी गुणा ई एफ अपॉन 1/2 बी डी गुणा ई एफ। ये कैंसिल हो जाएगा, ई 1/2 कैंसिल हो जाएगा। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल ए डी ई का बराबर, इसको यहाँ भेज दीजिए तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी या बी डी बात एक ही है, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। इसे आप कोई समीकरण नाम कोई भी दे लें, लाइक एच पी मान लीजिए, चलिए पी दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत दीजिए, वो आपका काम नहीं, वो मेरा काम है, कैसे मैं आपको सेटिस्फाइड करूँगा। ठीक है, यहाँ तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए कि क्या है। अब हम पहले हमने इस त्रिभुज में ले लिया, इसमें ले लिया, अब हम लेते हैं इसमें, फिर लेते हैं त्रिभुज एडी में। त्रिभुज एडीई का क्षेत्र पुनः लेते हैं, दोबारा फिर ले लेते हैं। अगर आधार ये ले लें ए ई, तो ऊंचाई कौन सी लेनी पड़ेगी, डी जी। कौन सी लेनी पड़ेगी, डी जी, डी जी। अगर इस त्रिभुज को ले लें, यानी त्रिभुज यहां से शुरू करते हैं सी डी ई, सी डी ई का क्षेत्रफल 1/2, आधार इसका कौन सा है, ई सी, और ऊंचाई इसकी क्या होगी, डी जी हो जाएगी। इसको भी अपान करा दी, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए गुणा डी जी अपॉन 1/2 ई सी गुणा डी जी। तो ये डी जी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई अपॉन ई सी, और इसको यहाँ भेज देंगे त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। इसे आप समीकरण क्यू नाम दे दीजिए, वो पी दे लिया, इसको क्यू दे दीजिए। देखें समीकरण 1/2 से, समीकरण पी व क्यू से, पी व क्यू से एक समीकरण पी माना है, क्यू माना। देखिए ये भी एडी का क्षेत्रफल है, ये भी एडी का क्षेत्रफल है, तो दोनों क्षेत्रफल को हम बराबर कर सकते हैं। तो एडी अपॉन डी बी, या त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा ए अपॉन ई सी गुणा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स एक बात, परंतु यहाँ लिखिए परंतु। अब परंतु क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए ये अगर बी डी ई का क्षेत्रफल देखें, बी डी ई इसका क्षेत्रफल देख रहे हैं, तो ये देखो इनकी ये पैरेलल लाइन है, तो अगर ये आधार ले ले तो इसकी, इस त्रिभुज की ऊंचाई तो यही रहेगी, और इस वाले में देखें ये आधार ले ले तो इसकी ऊंचाई रहेगी। तो एक ही आधार पर दो समांतर भुजाओं के मध्य ये त्रिभुज बने हैं, इसलिए इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। परंतु त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ हिंदी में लिख दीजिए या इसकी बिंदी बना दीजिए, क्योंकि एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज हैं। यानी एक ही आधार है, दो समांतर, तो इसका आधार ले इसकी ऊंचाई भी रहेगी, इसकी ऊंचाई, तो दोनों ही बराबर हो जाएंगे। अतः
जब ये दोनों बराबर हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों, यहाँ रह जाएगा AD अपॉन, कहाँ गया, AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC। यही आपको प्रूफ करना था। यह लिख सकते हो आप, हेंस प्रूव्ड। मैं समझता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब दूसरी बात शुरू करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? तो ये थ्योरम यहां तक रही। वैसे चाहते तो आप इसको थ्योरी वैसे मैंने लिख दी है, कोई ज़्यादा सिंपल है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप अगर समझ में ना आए तो एक बार दोबारा बैक करके देख लीजिएगा। और चलिए, अच्छा, मैं यहाँ तक तो थ्योरम खत्म हो जाती है, फिनिश। लेकिन थोड़ा सा हम और आगे ले लेते हैं इस थ्योरम को, कभी कभार आगे प्रूफ कराने को हो सकता आ जाए। देखें, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर इन दोनों को पलट दें तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई प्रॉब्लम है। इसी बटे AE, ये टेक्निकल में आ जाता, कभी इसमें भी ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको इधर भी पलट दिया, इधर ही पलट दिया। दोनों तरफ 1 जोड़ दो, या फिर एलसीएम ले लो AD। ये हो जाएगा DB प्लस AD, और यहाँ हो जाएगा AE EC प्लस AE। यहाँ देखें ये AD प्लस DB, यहाँ देखें AD प्लस DB यानी पूरी AB कह सकते हैं। तो हम इसको AB कह सकते हैं, और इसको AD कह सकते हैं, और इसको हम AE और EC को मिला के हम AC कह सकते हैं, और यहाँ पर इसको AE कहा जा सकता है। अगर दोनों को फिर पलट दें तो ये AE अपॉन AC हो जाएगी। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये भी प्रूफ हो सकता है, यानी कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल तो ये अपॉन ये भी है और ये अपॉन ये भी होता है। लेकिन आप ज़रूरत पड़ने पर ये अपॉन पूरा, ये अपॉन पूरी लाइन कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। और किसी कंपटीशन एग्जाम की अगर बात की जाए तो इसमें रूल होता है ये अपॉन ये पूरी, ये अपॉन ये कंप्लीट, ये अपॉन ये पूरी कंप्लीट, तो इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो ये भी कह सकते हैं, या ऐसे करके कह लीजिए AD, इसकी AD है तो यहाँ क्या होगा AB, और इसकी D है आधार, तो इसका आधार है BC, और इसका है AE, तो इसकी पूरी जो है वो है आपकी AC। तो ये इस फार्मूले को अधिकतर इस पे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थ्योरम तो ये थी, ये रेशियो में डिवाइड करते यहाँ तक, लेकिन मैंने आपको यहाँ तक इसलिए समझा दी, हो सकता है इन फ्यूचर आपको इसकी ज़रूरत पड़े। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको, वैसे तो क्वेश्चन बहुत हैं, लेकिन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको कराता हूँ। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 है, इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट सम हैं, मैं वो आपको कराना चाहूँगा। मैं नहीं चाहता कि कोई क्वेश्चन आपके ड्रॉप हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करता हूँ। आपको एक त्रिभुज बना हुआ दिया है। आपको ये त्रिभुज है, इसका नाम है ABC, AB और C। यहाँ एक लाइन है D नाम से है, ये लाइन D और E है। ये कह रहा है ये है 1.5 सेंटीमीटर, ये है आपकी 3 सेंटीमीटर, और ये आपको दिया है 1 सेंटीमीटर। आपसे EC का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? इस EC का, यानी आपको EC फाइंड आउट कराना। और साथ साथ में कह रहा है कि DE इज पैरेलल टू BC। यहाँ लिखें DE इज पैरेलल टू BC। अभी हमने आपको थ्योरम पढ़ाई थी, जब कोई लाइन किसी की पैरेलल होती है तो वो रेशियो, वो साइड जो होती है वो रेशियो में इक्वल होती है, यानी ये अपॉन ये बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है AD अपॉन DB AE ओवर EC। ये है 1.5, ये 3 है, ये 1 है, इसी हमको ज्ञात करना है। पॉइंट हटा दें, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 15 1 15, 15 दूनी 30, यानी 1/2,
बराबर 1/EC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो EC बराबर हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सम है आपको, इसमें गिवन है, ये कह रहा है इसमें कि त्रिभुज PQR में, कौन सा है, चित्र नहीं दिया है, अच्छा आपको चित्र नहीं दिया है, त्रिभुज PQR में PQQR के बिंदु E और F पर स्थित है, तो क्या EF QR के समांतर है। चलिए इसका एक क्वेश्चन, एक पार्ट हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट पार्ट है, ये कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR है, यहाँ बना लीजिए, ये त्रिभुज आपका P है, Q है, R है, और इसमें कह रहा है कि PQ और PR पर दो बिंदु हैं EF, यानी PQ पर E बिंदु है और यहाँ पर F है। उसने पूछा है कि यदि PE बराबर 3.9 है, PE इक्वल टू, ऐसा यहीं लिख लीजिए, ये 3.9 है और ये आपकी 3 है सेंटीमीटर, और ये आपको है 3.93 और 3.6 और 2.4, ये 3.6 सेंटीमीटर है और ये आपकी है 2.4 सेंटीमीटर। कह रहा है क्या EF इसके समांतर है, तो ये पूछा गया है, तो सबसे हम पहले निकालेंगे PE अपॉन EQ। यहाँ दिया है ये 3.9 है और आपका 3 है, ये दशमलव हटा गया, 0 बढ़ा लीजिए, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 तियाँ, यानी PE बराबर PE बटे EQ आ जाएगा आपका 13/10। फिर यहाँ निकाल लीजिए PF अपॉन FR, ये आपको दिया 3.6 अपॉन 2.4, 9 डेसिमल हट जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 तियाँ 36 बराबर 3/2। ये 13/10 है, ये 3/2 है, यानी आप कह सकते हैं P अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। जब ये इसके बराबर, यानी ये अपॉन ये बराबर नहीं है, अतः इसका मतलब क्या है, यहाँ लिख दीजिए EF समांतर नहीं, काट दीजिए QR के, ठीक है। अगर ये रेशियो बराबर आ जाता तो हम कह देते ये इसके समांतर है। अगला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें आपकी बुक में। ये इसमें कह रहा है, एक आपको डायग्राम बना के दिया है, इस प्रकार से एक डायग्राम है, ये आपको डायग्राम दिया है और यहाँ एक लाइन ड्रॉ है, इस प्रकार से इसको मिलाया है, इसको यहाँ मिलाया गया है और मिलाने के बाद बीच में इसको यहाँ और इसके यहाँ मिलाया है, और फिर इसमें कह रहा है ABC A है, ये B है, ये C है और ये आपकी D है। ये आपका दिया MLN, ये M है, ये L है, ये आपका N है। क्वेश्चन कह रहा है कि LM समांतर है CB के, LM समांतर है CB के, तथा इसमें आगे कह रहा है कि LN समांतर CD के, LN समांतर है CD के। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखें यहाँ त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में ABC में ले रहे हैं हम, तो इसमें क्या है कि LM जो समांतर है वो किसके, CB के, यानी ये लाइन इसके समांतर है, तो हम कह सकते हैं AM/MB बराबर AL अपॉन LC, समीकरण नंबर 1। दूसरा आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज ADC में, ADC इसमें ले लें आप, यहाँ देखें LN समांतर है CD के, यानी ये लाइन इसके समांतर है, तो आप कह सकते हैं AN/ND बराबर हो गया AL/LC, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से ये भी AL/LC है,
ये भी AL बटे LC है, तो यहाँ हो जाएगा आपका AM अपान MB बराबर AN अपॉन ND। यही हमको प्रूफ करना था। ये आपको प्रूफ हो गया। तो इसमें कुछ बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, ये सारे सम सेम ही होते हैं। मैं आपको 2-3 सवाल और क्वेश्चन कराऊंगा और मैं समझता हूँ ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपका, ये आपको इसमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं हम लोग। आपको इस प्रकार से एक ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे करके ट्रायंगल बना है। ये है आपका P है, यहाँ Q है और यहाँ आपका R है, और इसमें बीच में यहाँ पर कोई बिंदु है O, वो है, इसको यहाँ मिलाया गया, इसको यहाँ मिलाया गया है, और बीच में इसको यहाँ बिंदु कोई D है, इसको यहाँ मिलाया है, इसको ये D से यहाँ मिलाने, ये E है और ये वाला F है। एक लाइन यहाँ भी खींची गई है। आपको कह रहा है कि डी समांतर है OQ के, डी समांतर है OQ के, तथा दूसरा समांतर बता रहा है इसमें DF समांतर OR के। DF समांतर है, यानी ये वाली लाइन इसके समांतर है, और आपको प्रूफ करना है EF समांतर है QR के। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि EF समांतर है QR के, यानी ये लाइन इसके समांतर, ये आपको प्रूफ करना। चलिए सॉल्यूशन देखिए आप लोग, हल देख लीजिए। देखें त्रिभुज PQO में देखें, ये इसके समांतर है, यानी ED या DE समांतर है OR के, OQ के, ये इसके समांतर है। इसका मतलब हो गया PE बटे EQ बराबर हो जाएगा PD बटे DO। इधर आ जाए त्रिभुज POR में, इस POR में देखें DF समांतर है QR के, यानी ये लाइन इसके समांतर है। इसका मतलब हो गया PD अपान DO इस इक्वल टू हो जाएगा PF अपान FR। ये दोनों बराबर हैं। यहाँ समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप देखें तो ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब है P समांतर है EQ के, यानी इसका मतलब PF समांतर हो गया FR के, यानी ये चीज़ के बराबर, तो इसके बराबर हो जाएगा। जब ये अपॉन ये बराबर है, तो आप कह सकते हैं अतः EF समांतर हो जाएगा QR के। यही हमको प्रूफ करना था। यहाँ तक मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, तो प्रिय छात्रों, मैं इस एक्सरसाइज में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कराना चाह रहा हूँ। जो जितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मेरी अपनी जो ओपिनियन है, मेरी अपनी सोच है, उस प्रकार से। वैसे सारे क्वेश्चन लगभग सेम है। कोई प्रॉब्लम हो देन यू कमेंट ऑन माय चैनल। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दिया जाए। हाँ बेटा, जरा पढ़ेंगे क्या है क्वेश्चन। हाँ, एक त्रिभुज है, उसकी एक भुजा का मध्य बिंदु ले लिया जाए, यानी यहाँ का बीच बिंदु ले लिया, और दूसरी यानी इस वाली भुजा के समांतर खींच दिया जाए, तो इस वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। समझ रहे? देखें आप, यहाँ D ले लिया और आपको ले लिया E। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या दिया है? कायदे में थ्योरम टाइप से इसे करना चाहिए कि त्रिभुज ABC में D जो है वो AB का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु, यानी D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB।
और दूसरा दिया है कि DE समांतर है BC की। सवाल कह रहा है कि एक भुजा का मध्य बिंदु और एक भुजा के समांतर रेखा खींचा तो सामने वाली रेखा जो बची हुई रेखा है उसको समान दो भागों में बांट दिया। अब दिया है, अब हम बात शुरू करेंगे सिद्ध करना। इसमें रचना है नहीं, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है आपको कि AE बराबर EC, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए उपपत्ति पे चलते हैं। उपपत्ति मतलब प्रूफ, यानी कि ये प्रूफ कराया जा रहा है। इसको आप इंग्लिश में लिखें तो गिवन दैट, और इसको लिखें टू प्रूफ, इसको प्रूफ। देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखें, डी जो है वो AB का क्या है? मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है इसका है तो क्या हो जाएगा बताइए? तो हो जाएगा कि AD जो बराबर है वो किसके? DB के। तो ये मिड पॉइंट है। अब देखिए, त्रिभुज ABC में यहां बताया गया है कि DE समांतर है BC। जब ये लाइन इसके समांतर है तो आप कह सकते हैं कि AD बटे DB बराबर कह सकते हैं AE अपॉन EC। डियर स्टूडेंट्स, AD की जगह हमारा DB कर सकते हैं यहाँ, और यहाँ भी DB है। तो ये क्या हो गया, या ऐसे करके करा लीजिए, थोड़ा सा और एक लाइन बढ़ा सकते हैं यहाँ को। इसको अगर ऐसे ये इसके नीचे ले आए तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1/1। तो इसको चाहे ये लिख दें, चाहे इसको इसका रेशियो कह दें। जब ये नीचे आ जाएगी तो 1:1 आ जाएगा, ये 1/1 हो जाएगा यहाँ AE अपॉन EC। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग यू गेट AE इक्वल टू EC, यानी कि ये लाइन इसके बराबर आ गई। इसका मतलब है कि बात सिद्ध हो गई कि किसी भुजा का अगर मध्य बिंदु मिलाएं और एक भुजा के समांतर रेखा खींचे तो अगली वाली रेखा को वो समद्विभाजित करती है। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। आप चाहें या लिख दें हैंस प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है बेटा? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया जाए तो वो मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है वो तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ये आपको प्रूफ कराना है। चलिए, यहां हमने एक त्रिभुज बनाया। सवाल कह रहा है कि दिया है, क्या दिया है? दिया ये है कि एक इस भुजा का मध्य बिंदु इस भुजा को मध्य बिंदु को मिलाया गया। ठीक है, माना DE और DE, ये इसका मध्य बिंदु इसका मध्य बिंदु है, ये इसके समांतर सिद्ध करना है। तो यह लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में DAB का तथा EAC का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है, यानी ये वाला इसका मध्य बिंदु, ये वाला इसका मध्य बिंदु है। अब आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है। सिद्ध बेटा क्या करना है आपको? सिद्ध करना है कि इसके समांतर है, यानी D इज पैरेलल टू BC। ये इसके समांतर सिद्ध करना है। रचना कुछ है नहीं, कुछ बना, अगर कुछ बनाते तो रचना लिखते। रचना कुछ है नहीं तो उपपत्ति लिखते हैं। उपपत्ति, उपपत्ति का मतलब प्रूफ कैसे कैसे कर रहे, कैसे आया। तो देखें, AD बराबर DB, ये इसका मध्य बिंदु है तो ये दोनों इससे बराबर होंगे। ये ऐसे कर सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल टू 1/1, समीकरण नंबर 1। तथा ये इसका मध्य बिंदु है तो आप कह सकते हैं AE बराबर EC, या आप ये भी कर सकते हैं AE अपॉन EC बराबर 1/1, समीकरण नंबर 2। यहाँ लिख सकते हैं
समीकरण 1/2 से, 1/2 से ले लें तो यहाँ पर जगह भी है, आ जाएगा। ये दोनों बराबर है तो आप कह सकते हैं कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, यानी ये वन अपॉन वन, ये तो ये दोनों बराबर हो गए। जब ये अपॉन ये बराबर है, अतः ये क्या हो गया कि D समांतर है BC के। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। देखें डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ मैंने इसमें 2-1 सवाल, वैसे तो मैंने आपको बताया था अधिकतर सवाल क्या सिमिलर हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, आप कर सकते हैं सारे सवाल। फिर भी मैंने जो मेरी दृष्टि से जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको सारे कराने की कोशिश की है। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको ऐसा कहीं नज़र आता है कि क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट, देन यू कमेंट। ऐसे क्या है कि जो भी क्वेश्चन मैंने आपको छोड़े हैं वो अधिकतर सिमिलर क्वेश्चन हैं। आई थिंक यू कैन डू इट। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल, मैं कोशिश करूंगा कि उसका आपको जवाब दिया जाए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है या हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो आप उन सभी दोस्तों को, मित्रों को शेयर कीजिए जिससे वो भी इसका बेनिफिट ले सके। तो ये चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें।